जी, जी। अस्सलामुअलैकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा ज़ाहिद, और आप सबको पता ही है कि हम रोज़ाना आपके लिए एक लाइव सेशन लेके आते हैं जिससे आप कुछ ना कुछ सीख सकें। और हमारे साथ हमेशा एक गेस्ट मौजूद होते हैं जिनके ज़रिए आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको उनका तारुफ़ करा दूँ। हमारे साथ सर सलमान आबिद मौजूद हैं जो कि एक राइटर भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इसके अलावा ये डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर भी हैं। तो आज हम इनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, आपके सवालात भी लेंगे ताकि आप लोग सीख सकें। तो पहले सर से कुछ बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम इकरा, कैसी हैं आप? ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर उम्मीद करते हैं आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रा होगा। जी, अल्लाह ताला का शुक्र है, इस दफ़ा रमज़ान काफ़ी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, गर्मी की शिद्दत वो नहीं है, जो अमूमी जी, तौर पे। बिल्कुल। जी सर, काफ़ी अच्छा रमज़ान गुज़रा है। हर 1-2 दिन बाद जी, लाहौर में तो मौसम इतना अच्छा हो जाता है कि इतनी जी, गर्मी की जी, शिद्दत जी। महसूस नहीं होती है। सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं। जी। जी सर, तो आज हम एक बहुत ही ख़ास मौज़ू पर बात करने वाले हैं। करियर काउंसलिंग के लिए ये हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अभी बिल्कुल एजुकेशन के एंडिंग पर है, ग्रेजुएट होने वाले हैं, या उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना बिज़नेस अभी शुरू करना है। तो सर हमने आज बात करनी है करियर काउंसलिंग पे, तो मैं चाहूँगी आप स्क्रैच से शुरू करें, हर लेवल पे हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग करा सकें, जिनको पता ही नहीं कि करियर काउंसलिंग होती क्या है। क्योंकि पाकिस्तान में लोग इसको इतना ज़्यादा रुजू नहीं करते हैं, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है इस बात की। तो सर मैं आपसे चाहूँगी कि आप बताएँ करियर काउंसलिंग होती क्या है और ये क्यों करते हैं? देखिए इकरा, पहली बात जो बुनियादी तौर पे हमें सीखनी है और समझनी है कि अमूमी तौर पे वो लोग आगे बढ़ते हैं दुनिया में जो अपने मामलात की सही तरीके से मंसूबाबंदी करते हैं। अब बिल्कुल, मंसूबा करते वक़्त जो लोग अपने आप को दुरुस्त तौर पे अपनी निशानदेही करते हैं, अपनी तशख़ीस करते हैं और अपने असेसमेंट करते हैं कि वो क्या करने की सलाहियत रखते हैं और बिल्कुल, कौन-सी वो चीज़ें हैं जो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो बुनियादी तौर पे अपने आप को समझना, अपने आप को जाँचना, अपने आप को परखना और उसके नतीजे में फिर एक मंसूबा बनाना कि मैं फ्यूचर में किन चीज़ों को बुनियाद बनाकर आगे बढ़ूँ, इसको हम कहते हैं कि ये एक कैरियर प्लानिंग के तौर पर आगे बढ़ सकती है। अच्छा, अमूमी तौर पे हमारे यहाँ एक फिक्री मुगालता भी है इकरा। हम कैरियर प्लानिंग को हमेशा से अपनी जॉब्स के साथ देखते हैं, ठीक है? बिल्कुल अपने ऐसा। कैरियर, जबकि मैं कैरियर प्लानिंग के अंदर खुद लाइफ को देता हूं कि मैं अपनी लाइफ को भी प्लान करना है। मसलन एक अच्छी सेहतमंद जिंदगी, एक पुरअमन जिंदगी, एक पीसफुल जिंदगी, उसको कैसे आपने प्लान करना है और फिर उस जिंदगी के अंदर क्या कुछ करना चाहते हैं, जो आपके टास्क हैं, जो आपके टारगेट हैं, जो आपके ड्रीम हैं, जो आपकी विशेष हैं, उसको कैसे मैच करते हैं। कैरियर प्लानिंग का जो कॉन्टेक्स्ट है वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आता है। हमारे यहाँ अमूमी तौर पे इसको बहुत नैरो करके जॉब ओरिएंटेड देखा जाता है, बिजनेस ओरिएंटेड देखा जाता है। यही वजह है कि हमने देखा है कि बहुत से लोग जो है वो बड़े कैरियर बना लेते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, बहुत कामयाबियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ देखें तो आपको उसमें बहुत ज्यादा गैप्स नजर आते हैं। वहां बहुत ज्यादा हैप्पीनेस नहीं होती, इसलिए कि वो लाइफ को प्लान करते वक्त हैप्पीनेस के पहलू को, इत्मीनानियत के पहलू को, पीस, इंटरनल पीस के कॉन्टेक्स्ट को भूल जाते हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि हमारी जो सोसाइटी है ना, ये बुनियादी तौर पे बहुत ज्यादा मंसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ने की नहीं है। हम ज्यादातर एक रिएक्शनरी अप्रोच के तहत आते हैं। आप बहुत से नौजवानों से पूछें जो बहुत शानदार कैरियर बना चुके हैं और उनसे पूछिए कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे, तो वो अमूमी तौर पे वो बताएंगे जो वो बन चुके हैं, उसके बरक्स बताएंगे। वो कहेंगे नहीं, हम तो बिल्कुल, ये चाहते। इसकी वजह यह है कि ना हमारे वालदैन ने वो तवज्जो दी, ना हमारे बिल्कुल, खानदान ने वो तवज्जो दी, ना हमारे उस्तादों ने वो तवज्जो दी और ना हमारे वो तालीमी इदारों ने तवज्जो दी कि बच्चे को शुरू से कैरियर प्लानिंग की तरफ कैसे माइल किया जाए। अच्छा, बिल्कुल एक ऐसा। मफरूजा मैं चाहता हूं कि यहीं पर तस्हीह कर लें। हम अमूमी तौर पे मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट्स का या बीएस लेवल के स्टूडेंट्स के ऊपर आके कैरियर प्लानिंग की बात करते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल, तो लास्ट स्टेजेस होती हैं एजुकेशन की अमूमी तौर पे। यहाँ मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा जो है वो मैस कम्युनिकेशन में दाखिला ले चुका है, तो उसके सामने तो अब अपने कैरियर के कॉन्टेक्स्ट बड़े महदूद हो जाएंगे ना, क्योंकि उसने उसमें बिल्कुल ऐसा। करनी है। हमारे यहाँ ये असूली तौर पे मैट्रिक लेवल के ऊपर स्टार्ट, ताकि वहां से बच्चे इसको प्लान कर सके कि उनका फ्यूचर क्या है। अच्छा, उस फ्यूचर के ऊपर आप देखिए मैट्रिक के 2 साल, फिर उसके बाद इंटर के 2 साल, फिर ग्रेजुएशन के 2 3 4 4 साल, तो आपके पास 5 7 साल का टाइम मिलता है जिसके अंदर बैठ के फिर आप प्लान करते हैं कि मैं यहां जाना चाहता हूं और इस बिल्कुल, मुझे प्लान करने की जरूरत है। आप एक साल की बेसिस पे कोई बड़ा कैरियर प्लान नहीं बना सकेंगे। तो यू हैव टू बिल्कुल बी, ऐसा। यस,
जिसमें आप बैठ के इन सारी चीजों को जान सकें। अच्छा, फिर कैरियर प्लानिंग के अंदर एक और बड़ा बुनियादी असूल होता है, मैं क्या सोच रहा हूं और जो मैं बनना चाहता हूं उसके बारे में मैं मुख्तलिफ एक्सपर्ट से राय लूं, चाहे वो मेरे पेरेंट्स की शक्ल में है, चाहे वो मेरे उस्ताद की शक्ल में है, और चाहे वो सोसाइटी के अंदर जो एक बड़े ब्रेन है और ज्यादा पॉपुलर लोग हैं उनके तजुर्बों से फायदा उठाऊं कि जो मैं बनना चाहता हूं क्या मैं वाकई एक राइट डायरेक्शन की को चूज कर रहा हूं। क्योंकि अमूमी तौर पे मैंने देखा है कि कुछ लोग बीकॉम कर रहे होते हैं, इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, और साथ ही वो मीडिया के अंदर आ जाते हैं। वो डॉक्टरी प्रोफेशन तो वो साथ किसी और प्रोफेशन में आ जाते हैं, कारोबार में आ जाते हैं। इसका मतलब है आप प्लान नहीं करते कि आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा सूटेबल है। आप ज्यादातर जो है ना अपनी विशेष की बेसिस के ऊपर, अपने ड्रीम्स की बेसिस के ऊपर अपना कैरियर प्लान करते हैं। आप एक रियलिस्टिक अप्रोच नहीं अख्तियार करते कि क्या ये मैं करने की सलाहियत रखता भी हूं या नहीं रखता, और क्या ये मेरा एप्टीट्यूड है कि मैं इस एप्टीट्यूड के साथ ये चीजें कर सकूंगा और ये चीजें नहीं कर सकूंगा। तो फिर एक अच्छी होमवर्क के साथ जब आप अपने कैरियर प्लान में जाते हैं ना, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को लेकर आगे चलते हैं। अब हमारे यहाँ लड़कियों को देख लें, लड़कियों के सामने कैरियर प्लान के कॉन्टेक्स्ट में वाहिद चीज हमें नजर आती है जैसे शादी उन्होंने करनी है, उसके बाद बच्चे पैदा करने हैं। अच्छा, बहुत सी लड़कियां जो एजुकेशनल साइट्स के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, लेकिन अपनी एजुकेशनल लाइफ को प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर पाती। कहीं खावन इजाजत, कहीं बच्चे हो जाते हैं, कहीं ससुराल आ जाता है। उनके सामने भी लगता है कि वो पढ़ तो बहुत रही होती हैं, नई नई चीजों को एक्सप्लोर कर रही होती हैं, अपने अंदर ड्रीम बना रही होती हैं, लेकिन उसको ट्रांसलेट करने के लिए अपने कैरियर के कॉन्टेक्स्ट में उनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से फिर उनको भी वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जो उनको मिलनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके अलावा आप देखिए कुछ ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन हासिल नहीं करते, जो स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, वो लेकिन अगर उस तालीमी इदारों में नहीं आ सके तब भी तो वो कोई कैरियर प्लान कर सकते हैं ना। मिसाल के तौर पे मैं अच्छा कारपेंटर बनना चाहता हूं, मैं एक अच्छी शॉप पर बनना चाहता हूं, मैं एक अच्छा मैकेनिक बनना चाहता हूं, मैं एक अच्छी ऑटो मैकेनिक के तौर पर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में जाना चाहता हूं। तो आप बहुत से काम जब आप करते हैं तो आप अपने आप एक प्लान करते हैं। अच्छा, फिर उस प्लान को फिर आप मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है, और उसके मुताबिक आगे चलते हैं। फिर हर स्टेप को इवेल्युएट करना, हर स्टेप को मॉनिटर करना, उसकी बेसिस पे रीअसेस करके अपने आप को रीडिजाइन करना, रीस्ट्रक्चर करना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कैरियर में। अच्छा, फिर आप देखिए हमारे यहाँ बदकिस्मती से इकरा एक पैदा होती है। एक जमाने में बीकॉम की, कॉमर्स लाइन की लहर पैदा हुई तो सारे उस तरफ चल पड़े। फिर उसके बाद आईसीएस कंप्यूटर साइंस आया, सारे उस तरफ चल पड़े। फिर से एक दफा एमबीए आया तो सारे उस तरफ चल पड़े। फिर उसके बाद एक और कंप्यूटर की दुनिया आई तो सारे उस तरफ चल पड़े। तो हम एक लहर का शिकार हो जाते हैं। हमें लगता है कि शायद, अच्छा पिछले चंद सालों पहले मुझे याद है, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ मास कम्युनिकेशन में, तो बहुत से लोगों को लगता था कि मीडिया इंडस्ट्री बहुत बड़ी आ गई है और सारे के सारे कॉम की तरफ आने शुरू हो गए। अच्छा, वो आ गए, अब वो जाए कहाँ, क्योंकि उतनी तो रोजगार ही नहीं है। जो पहले लोग बेचारे मीडिया में काम कर रहे हैं उनको भी रोजगार किया जा रहा है। तो ये भी आपको देखना होगा कि जो रिएक्शनरी अप्रोच है ना, कि एक लहर में आप एक कैरियर को अख्तियार कर लेते हैं, 5 साल बाद 6 साल बाद उसका डिक्लाइनिंग आता है तो आपकी डिग्री जो है वो उसकी वैल्यू फिर कम हो जाती है। तो मैं ये समझता हूं कि एक अच्छे मंसूबे के साथ, एक अच्छी पॉजिटिव अप्रोच के साथ, ज्यादा थिंकिंग के साथ, लाउडली थिंकिंग के साथ, ज्यादा कंसल्टेटिव प्रोसेस के तहत जब आप चीजों को डील करेंगे ना, तो आप एक अच्छे कैरियर प्लानिंग की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मैं फिर वहां पे ये बात करूंगा कि कैरियर प्लानिंग को सिर्फ आप जॉब तक ना देखें, बिजनेस तक ना, कैरियर प्लान में अपनी लाइफ प्लान को भी बीच में लेके आए, क्योंकि आपकी जिंदगी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपकी इंटरनल पीस और इंटरनल हैप्पीनेस है और इंटरनल सेहत है। अगर ये चीजें ठीक नहीं है ना, तो आप बाकी बड़े बड़े मीनार बना लें, वो सारी चीजें आपको डिस्टर्ब करती हैं अपने प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल। सर, आपने जो बात ऐड की ना कि हमें मैट्रिक के बाद काउंसलिंग शुरू करनी चाहिए, मैं आपसे क्वेश्चन करने वाली थी कि आपको किस लेवल पर स्टडी के जाकर काउंसलिंग करनी चाहिए। आपने पहले बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर कर दिया है। उनके बच्चों को ये गलत फहमी रहती है कि हमने बैचलर्स के बाद लेनी है, हमने इंटर के बाद लेनी है, और यूजुअली ये होता है कि प्रेशर, कुछ पेरेंट्स का प्रेशर होता है, कुछ सोसाइटी का प्रेशर कि हमने मेडिकल पढ़ना है, हमने इंजीनियरिंग पढ़ना है, तो वो गलत सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। तो सर, पहले मैं यहाँ पे एक चीज ऐड कर दूं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं जी, मैं सबको पढ़ रहा बता हूँ। दूं।
जी, तो मैं एंड के 10 मिनट में सबके क्वेश्चंस ले लूँगी। मैं एक दफ़ा फिर आपका तारुफ करा दूँ, ताकि जिन लोगों ने हमें बाद में जॉइन किया उनको भी पता लग जाए हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ सलमान आबिद सर मौजूद हैं, ये राइटर भी हैं, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर हैं। इसके साथ-साथ आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है करियर काउंसलिंग। तो आपके जो भी सवालात हैं आप कमेंट्स में लिख के छोड़ दें, हम इंशाल्लाह आखिरी 10 मिनट में आप लोगों के सवालात का जवाब देंगे। तो सर, अगर इसको हम आगे बढ़े, आप जैसे कि मैं आपसे बात करती थी सोसाइटी प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, और आजकल हमारे एनवायरनमेंट में ना एक रेस लगी हुई है कि अगर इस बच्चे ने डॉक्टर बनना है तो हमने भी डॉक्टर बनना है, फलां ने इंजीनियर बनना है तो हमने इंजीनियर बनना है। लोग बहुत लिमिटेड कैरियर के पीछे ना भागते रहते हैं, तो फिर जब वहां से नाकाम होते हैं तो फिर ना वो किसी और कैरियर में फॉल कर पाते हैं। तो इन प्रेशर से कैसे लड़ा जाए, खुद को कैसे बच्चे एनालाइज करें, पेरेंट्स के सामने कैसे अपने इकरा, पॉइंट रखें? इकरा, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा वैलिड और सॉलिड पॉइंट रेज किया है, क्योंकि मैं बहुत से बच्चों से मिलता हूं ना जो कैरियर काउंसलिंग में हमारे पास, सब ये कहते हैं कि हम पर एक प्रेशर था पेरेंट्स की तरफ से, खानदान की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से, और हमें ये जबरन करना पड़ा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पेरेंट्स कैरियर काउंसलिंग में हमेशा याद रखिए, आप बच्चे के साथ तो सेशन ले सकते हैं, लेकिन बच्चे के साथ आपको उसके पेरेंट्स के भी सेशन लेने चाहिए, और बच्चे में पेरेंट्स को एजुकेट करें कि आपका बच्चा बुनियादी तौर पर ये सोच रहा है, उसके अंदर जो असेसमेंट किया उसकी स्ट्रेंथ ये है, उसकी वीकनेसेस ये है। अगर ये चीज आप उस पर मुसल्लत करेंगे तो नताइज जरा मनफी आएंगे। अगर आप उसको सादाना माहौल में काम करने दें, उसको अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक चीजों को एक्सप्लोर करने दें, तो इसके नताइज ज्यादा बेहतर आएंगे। क्योंकि देखिए इकरा, आप जानती हैं, जो काम इंसान शौक की बुनियाद पे करता है ना, उसमें ज्यादा पैदा होती है, उसमें ज्यादा पैशन आता है, उसमें ज्यादा स्ट्रगल करता है। अच्छा, जो चीज हम पे मुसल्लत कर दी जाए ना, आप बच्चे को कहें कि तुमने डॉक्टर बनना है, तो उसका शौक नीचे चला जाता है, वो कहता है ये मुझ पे मुसल्लत किया गया है। तो हमारे वालिदैन की भी एक कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए। और मैं हमेशा अमूमी तौर पे कहता हूं कि आपको पता है, स्कूलों में, स्कूल लेवल पे तो ये पेरेंट्स टीचर्स कमेटियां होती थी जो आजकल इफेक्ट, लेकिन आपको हर लेवल पे बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी एजुकेट करना चाहिए। मैं एक जमाने पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ जब एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो वहां ये बात आई कि इन बच्चों के वालिदैन को बुलाया जाए जो बच्चे जरा प्रॉब्लमेटेड है। तो वहां कुछ असातिज़ा ने कहा, जी अब ये इस उम्र में हम कहाँ बच्चों को वालिदैन को इकट्ठा करें। मैंने उनसे कहा कि देखिए यही उम्र है जहां पर आप उनको सही तरीके से एजुकेट कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आपके बच्चे का इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा, आप इसके ऊपर कर रहे हैं। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट काम जो है वो वालिदैन की सेशन प्लानिंग है। और जब वालिदैन प्लान करके साथ साथ बच्चों को आप सेशन प्लान करेंगे, तो आप देखिए कि उसके अंदर फिर हम एक मैच जोड़ सकेंगे। एक बात। दूसरी बात यह कि बच्चे के सामने जो प्रेशर आते हैं, तो आपके सामने दो तरीके हैं। एक, अपने वालिदैन के साथ आप कॉन्फ्लिक्ट करना शुरू कर दें, झगड़ा शुरू कर दें, उसका नतीजा ठीक नहीं निकलता। तो आपको भी मेथड इस्तेमाल करने चाहिए ताकि आप पेरेंट्स को पीसफुली, मोहब्बत के साथ, एक लॉजिकल ग्राउंड के अंदर उनको अंडरस्टैंड करवा सकें और उनको बता सकें कि मेरे शौक ये हैं, मैं ये करना चाहता हूं, मेरे सामने ये कैरियर है और इसके अंदर ये स्पेसिस है। क्योंकि देखिए वालिदैन के सामने एक इंटरेस्ट होता है, वालिदैन ये देखते हैं बच्चा जो कुछ करना चाहता है ना, क्या इससे इसका कैरियर बन जाएगा, क्या इसको वहां पर एक सिक्योर जॉब मिल जाएगी, क्या इसका प्रोफेशन जो ठीक हो जाएगा। तो अगर आप उनके सामने डिफरेंट ऑप्शन एक्सप्लोर करें ना, तो उससे उनको हो सकती है। अच्छा, फिर बच्चे को ये चाहिए, मिसाल के तौर पे अगर मेरे वालिदैन ये बात नहीं मान रहे जो मैं करना चाहता हूं, तो वो कुछ ऐसे एक्सपर्ट ढूंढे ताकि उन एक्सपर्ट्स का वालिदैन के साथ कम्युनिकेशन करवाएं और वो उसको रियलाइजेशन करवाएं जो उस फील्ड के ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं, जो समझते हैं कि हमने इसके अंदर बड़ा अपॉर्चुनिटीज है। तो फिर वालिदैन को भी रियलाइजेशन हो सकती है। एक बात। लेकिन एक प्रॉब्लम जो हमारे वालिदैन को समझना चाहिए कि वो सिर्फ इसलिए कि उनकी बहन का बेटा डॉक्टर बन रहा है, उनकी बहन की बेटी डॉक्टर बन रही है, वो इंजीनियर बन रहा है, इसलिए तुम में भी ये काम करना है, इस तरह की चीज मुसल्लत ना करें। और सारी कौम ना डॉक्टर बन सकती है ना इंजीनियर बन सकती है। उनमें से किसी को बनना है, किसी को राइटर बनना है, किसी को स्पोर्ट्स में जाना है, किसी को म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना है, किसी को और किसी किस्म के उसमें जाना है। अपॉर्चुनिटीज दें और लोगों को तजर्बा करने दें। देखिए, अगर मैं एक तजर्बा गलत भी कर लूंगा ना, तो दुनिया में कोई क़यामत आने वाली, मुझे उस तजर्बे से सीख के फिर दोबारा सही तरीके से जाना है। अच्छा, इसका नतीजा क्या निकलता है? जब मैं नाकाम होता हूं तो मैं पहले कह देता हूं अपने वालिदैन को कि आपने मुझ पर चीजें मुसल्लत की थी ना, इसलिए मैं, तो फिर वालिदैन के
पास भी ये क्वेश्चन होता है कि बेटा आपने जो चॉइस की थी हमने तो उसको फॉलो किया है, तो उसके मुताबिक चले। तो यहाँ पेरेंट्स का टीचर का को भी लाए। 3 स्टेक होल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पेरेंट्स, एक स्टूडेंट्स और एक टीचर। और चौथा जो है ना आप ऐड कर लें जो काउंसलर्स होते हैं, जो गाइड करने वाले लोग होते हैं, जैसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इन लोगों के साथ भी मुशावरत करके बच्चों के एप्टीट्यूड को देखा जाए, बच्चे की साइकी देखी जाए, बच्चे का इंटरेस्ट देखा जाए, उसके मुताबिक इन चीजों को ले। और मैं आपको बताऊं हर प्रोफेशन के अंदर इतनी जहतें होती हैं, अगर आप उनको एक्सप्लोर करना चाहें तो आप अपने लिए बेताशा स्पेसिस क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसे आपने बोला कि टीचर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, स्टूडेंट काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब एक बच्चा मैट्रिक लेवल पर होता है ना, तो मेरे ख्याल से वो अपने आप को उस हद तक एक्सप्लोर नहीं कर पाया होता इतना कि उसका एक टीचर उसमें पोटेंशियल देख सकता है। तो अगर टीचर्स उनकी हेल्प करेंगे, क्योंकि सर अब जो मैट्रिक क्लास का बच्चा है ना, उन्होंने अपने आप को इतनी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया होता है कि वो अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे होते हैं, कि डिसाइड नहीं कर पाते कि हम इंटर में क्या चूज करें, और फिर उनको जो कोई मशवरा देता है वो उस लाइन पे लग के अपना करियर बर्बाद करना शुरू कर देते हैं वहीं से। तो सर अपने आप को एनालाइज कैसे करें उस लेवल पर, उनके मैट्रिक का बच्चा अच्छा खासा बड़ा हो जाता है, मतलब आप 15 साल के हो गए, 16 साल के हो गए, तो आपको एटलीस्ट सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। तो ऐसा क्या किया जाए कि वो सेल्फ रियलाइज हो और इस बात को डिसाइड कर सकें कि अब हमें क्या चूज करना चाहिए? देखिए इसमें 2 चीजें बड़ी मैटर करती हैं। एक तो ये कि बच्चे को शुरू से ना आप मुताले में डालें, उसको पढ़ने की करें, और निसाबी किताबें नहीं, गैर निसाबी किताबें, ताकि बच्चा जो है ना वो ज्यादा चीजों को देख सके। अच्छा आज की दुनिया डिजिटल दुनिया है, कंप्यूटर की दुनिया है, बेताज अपॉर्चुनिटीज है, बच्चे को सर्चिंग में लगाएं, उसको एक्सप्लोर करने दें, उसको डिफरेंट तरीके से चीजों को देखने की कोशिश करें। अच्छा फिर जहां मुख्तलिफ लेवल पर उसको कम्युनिकेशन की स्पेस दें बच्चे को, मसलन पेरेंट्स का बच्चों के दरमियान कम्युनिकेशन होना, बड़े बहन भाइयों छोटे बहन भाइयों के साथ कम्युनिकेशन होना, फैमिली उन बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करना, जो उनको पहले से पढ़ा रहे हैं उनका उनके साथ कम्युनिकेशन करना। तो मैं ये समझता हूँ जितना बच्चा कम्युनिकेशन करेगा और जितने चीजों को एक्सपोजर तलाश करने की कोशिश करेगा इस डिजिटल मीडिया की मदद से, तो आप देखिए कि बच्चे अपने लिए बहुत तलाश कर सकते हैं। हम करते क्या, प्रॉब्लम कहाँ आता है, हमने बच्चों को निसाबी किताबों तक महदूद कर दिया, उनको से बाहर नहीं निकलने देते, एकेडमियों तक मुसल्लत कर दिया, एकेडमियों से बाहर नहीं निकलने देते, बच्चे की सोशलाइजेशन को हम पसंद नहीं करते, बच्चों का दोस्तों इंटरेक्शन हम पसंद नहीं करते, अगर बच्चा अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ बात कर रहा हो उसको पसंद नहीं करते, तो फिर वो कहाँ से लर्निंग लेता है। अच्छा फिर मेरी एक और जिंदगी में एक और एक्सपीरियंस है, वो ये कि बच्चों को कहें कि मूवीज देखें, डॉक्यूमेंट्रीज मूवी देखें, आर्ट मूवीज देखें, इशू बेस्ड मूवीज। अच्छा इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बहुत आती हैं जिसमें बच्चे को अपने आप को एक्सप्लोर करने का बड़ा मौका मिलता है, उसको लगता है कि यार मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये सलाहियत है, मैं ये सर्च कर सकता हूँ, मैं ये फाइट कर सकता हूँ इन चीजों का। तो जितना आप एक्सपोजर बढ़ाएंगे वो करें आप। अच्छा फिर बच्चों के सामने कुछ ना प्रोफाइल्स लेके आए सामने, जिन लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ अपने कैरियर बनाए हैं, उनको ये मौका दें कि वो उन प्रोफाइल्स को पढ़ें, उनके साथ अगर पॉसिबल है तो वो करें। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपना कैरियर कैसे शुरू किया, कैसे आगे मैंने चीजों को देखा। अब हमारे मुकाबले में आज के बच्चे के पास तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, ज्यादा लर्निंग है, ज्यादा उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, नेट के जरिए से, गूगल के जरिए से कर सकते हैं। सो मैं ये समझता हूं कि आज बहुत ज्यादा टैलेंट है, आज बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। असल प्रॉब्लम इकरा ये है कि हम बच्चों को और बच्चियों को सही तरीके से गाइड नहीं कर रहा है, हम उनकी सही काउंसलिंग नहीं कर रहे। मैं तो इस बात का भी हामी हूं कि हर स्कूल लेवल पे, हर कॉलेज लेवल पे, हर यूनिवर्सिटी के अंदर बाकायदा कैरियर काउंसलिंग सेंटर होने चाहिए, साइकोलॉजिस्ट बैठने चाहिए, वहां एक्सपर्ट्स वक्तन फवक्तन आके बच्चों को दें। अब आप देखें हमारे तालीमी इदारों में जब से ये सेमेस्टर सिस्टम आया ना, हमने बच्चों की करिकुलर एक्टिविटीज बंद कर दी हैं, हमने उनको ऐसे नंबर्स के गेम में डाला है कि उनको अंदाजा ही नहीं है कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उनके अंदर किस तरह से चीजों को क्रिएट करती हैं। फिर आपने आपको टॉलरेट करना है, अपने आप को एक पीसफुल माइंड के अंदर लेके आना है। वो चीजें कैसे आ जाएंगी, वो चीजें उस वक्त आएंगी जब आप लोगों से सोशल इंटरेक्शन करेंगे, पॉलिटिकल इंटरेक्शन करेंगे, डायलॉग के कल्चर को क्रिएट करेंगे, इसी से चीजें आती है ना। तो ये मैं इसलिए कहता हूँ हमेशा अपने कैरियर को पैसे से देखने की जो जिद है ना, अच्छा मैं आपको बताऊं बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी तनख्वाह बड़ी कम होगी, उसके मुकाबले में जो एक बंदा कारोबार कर रहा है
उसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा, उसकी आमदन ज्यादा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम सबको कारोबार कराना शुरू कर दें। भाई इस कैरियर के अंदर आपको लोगों को एजुकेट करना है कि वो अपने कैरियर को भी देखें, अपनी इकोनॉमी को भी देखें, लेकिन साथ साथ अपने आप को एक पॉजिटिव, एक मुस्बत शहरी के तौर पे भी तो पेश करना है ना। हम ये कहें कि ये के पढ़े लिखे लोग हैं, तरबियत याफ्ता लोग हैं, इनका अखलाक बहुत अच्छा है, ये ज्यादा बेहतर सिटीजन हैं, इनके अंदर सिविक एजुकेशन का, सिविक सेंस का कॉन्टेक्स्ट है, तो ये सब चीज आपको कैरियर में। एक चीज मैं कहना चाहता हूं इकरा, जो लोग सिर्फ नकामी के डर से कुछ नहीं करना चाहते ना, वो आगे कुछ नहीं। हमें नकामी से डरना नहीं चाहिए, बल्कि नकामी से सबक हासिल करके आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। हर बंदे को कामयाबी फौरी नहीं मिलती, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंदर नकामी भी है और उसी प्रोसेस में, उस नकामी के नतीजे में फिर कामयाबी भी है। तो इसलिए चीजों को रिविजिट कर लेना चाहिए। एक और चीज जो करियर काउंसलिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मैं एक तजर्बा कर रहा हूं और मुझे लग रहा है कि मैं इसमें अब मिसफिट हो गया हूं और मैं इसमें सही परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप उसमें अपना वक्त जाया करने की बजाय एक अदर ऑप्शंस तलाश करें, मुख्तलिफ लोगों से बात करके, ताकि आप अपने टाइम को सेव कर सकें और एक और नए पॉजिटिव एंगल की तरफ आप आ सकें। जी। जी सर, मैं अपना एक क्वेश्चन ऐड करने के बाद फिर मैं लोगों के क्वेश्चन ऐड करना शुरू करूँगी। मैं अपना आखिरी सवाल आपसे पूछ लूँ सर, कि जो इश्यू है जैसे कि करियर काउंसलिंग का, लोगों को अवेयरनेस नहीं रहती हमने किस लेवल पे लेनी है। तो अगर आप एक करियर काउंसलर के पास जाते हैं तो लोगों को ये भी नहीं पता होता हमने पूछना क्या, अब उनसे हम कैसे बातचीत करें। तो आपको एक करियर काउंसलिंग के साथ जो भी आप काउंसलर से मिलते हैं उससे कैसे क्वेश्चंस करने चाहिए, कैसे एक्सप्लोर करेंगे, आप उससे कैसे बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं, क्या देखिए, क्वेश्चनिंग करनी चाहिए? पहले तो ये है कि एक अच्छा कैरियर काउंसलर जो है ना, वो उसकी पहली शर्त ये है कि वो एक अच्छा लिसनर भी हो। पहले तो बिल्कुल। वो ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश करें। अच्छा, दूसरी बात यह कि कैरियर काउंसलिंग कभी एक सेशन पे मोहित नहीं होती कि आप एक अंदर ही आज नतीजा निकाल कर बैठ जाएंगे। मैं बिल्कुल। कम सजेस्ट करता हूं 4 से 5 सेशंस, जिसमें पहले बिल्कुल। सेशंस में पहले बच्चे को टटोलूं, फिर उसके बिल्कुल। अंदर चीज डालूं और फिर उसके अंदर से कोई फाइनल नतीजा निकालने की कोशिश करूं। हम ये जो फौरी नतीजा निकालते ना, आधे पौने घंटे के सेशन से कुछ चीज निकाल लेंगे, ये मुमकिन नहीं होती, एक बात। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। दूसरी बात यह कि बच्चे को पहले सेशन से पहले, अगर मेरे पास कोई बच्चा है और कहे जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, तो पहले मैं उसको होमवर्क दूं और मैं उसे कहूं कि भाई आप इन इन चीजों के बारे में पहले सोच के आओ, ताकि आप बिल्कुल। बोल सको। आप उससे पूछें कि भी आपका तालीमी बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है, किस तरह से वक्त गुजारते हो, एक पूरा उसको पहले जिसे कहते हैं पोस्टमार्टम करना, ताकि बच्चा बिल्कुल। आता है, बच्चा अचानक उठ के ना आ जाए और उसको उसको जरा हिचकिचाहट भी हो। फिर एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहां बच्चा आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है। देखिए बात बिल्कुल। ये, मैं अगर किसी के पास जाता हूं, मैं कहना बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन अगर बिल्कुल। वहां पे सही तरह से नहीं मिलेगी और वो एक फियर की इन्वायरमेंट है, डिस्टेंस की इन्वायरमेंट है, तो मैं ज्यादा बात नहीं कर सकूंगा, फिर मैं आपकी बिल्कुल। सुनूंगा। तो इसलिए पहले एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है। तो मैं ये कहता हूं कि ये एक जो जो कैरियर काउंसलर है वो, और जो कैरियर काउंसलिंग लेना चाहता है, उसको दोनों को इनिशियल स्टेप में पहले मेन गुफ्तगू करने से पहले एक इन्वायरमेंट को क्रिएट करने पे तवज्जो देंगे, तो आप एक अच्छी काउंसलिंग में जाते हैं। और बच्चों को चाहिए कि वो 2 से 3 ऑप्शंस पे वर्कआउट करें। एक ऑप्शन मेरा ये है, मैं ये करना चाहता हूं, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो फिर मैं ये करना चाहता हूं, अगर ये नहीं करूंगा फिर ये करना चाहता हूं। ये 2-3 ऑप्शंस के साथ जब जाकर वो डिस्कशन को खोलेगा, तो आप उसमें से कोई नतीजा जो है निकाल सकते हैं। और एक बात ये, बच्चा करियर काउंसलिंग में सच बोले। अगर उसके ऊपर वालिदैन के प्रेशर है तब भी बताए, सोशल प्रेशर्स हैं तब भी बताए, अपना इंटरेस्ट है या नहीं है तब बताए, किन चीजों पर उसका इंटरेस्ट है वो बताए। अच्छा, अगर मेरी दिलचस्पी नहीं हो रही तो उसकी वजूहात क्या है। तो इस तरह का एक माहौल क्रिएट करें कि बच्चा सारा कुछ बताए, ताकि मैं इसका सही तरीके से एसेस करके उसके अंदर फिर अपनी फीडिंग कर सकूं। जी इकरा। हेलो।
अच्छा, ये जो एक सवाल पूछा गया ना, ये जो एक सवाल पूछा गया कि अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ और है और कैरियर कोई और हो जाए तो क्या ये सही है या गलत है? देखिए, ये बात भी जहन में रखिए, ये जरूरी नहीं होता कि मैंने जिस शोबे में तालीम हासिल की है उससे रिलेटेड कैरियर भी मुझे मिल जाए। हो सकता है कि उसमें आपको बिल्कुल आपने सिर्फ अपने इंटरेस्ट को डेवलप करना होता है। अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ और है और आपका कैरियर कुछ और बन गया है, लेकिन अब आप अगर आपने उसमें अपना इंटरेस्ट पैदा कर लिया है तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, दूसरी एक बात मैं इकरा और इसकी वजाहत करना चाहता हूं, अगर आपको मिसाल के तौर पे सोशल प्रेशर की वजह से भी करना पड़ गया है, सोशल प्रेशर आ गया, वालदैन ने प्रेशर डाल दिया है, कुछ करना पड़ गया, आप बिल्कुल अपने ख्वाहिश के बरक्स भी कुछ करना शुरू कर दिया है, तो उससे फिर उससे अपने आप से लड़ने की जरूरत नहीं है। फिर आप जिसके अंदर आगे है ना, जिस शोबे में, उसमें फिर अपना इंटरेस्ट पैदा करें। क्योंकि अब आपको मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं, जब आप बिल्कुल मास्टर में कोई तालीम हासिल करते हैं तो अब आपके पास शायद दूसरा मास्टर्स की तो ऑप्शन नहीं होगी ना। तो जिस मास्टर्स शोबे में कर रहे हैं फिर उसी में अपने आप को वर्कआउट करने की कोशिश करें, वो भी हो सकता है, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। और ये कहना, बिल्कुल सवाल किसी ने पूछा कि अगर हम कैरियर काउंसलिंग ना लें तो क्या कोई इशू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप कैरियर काउंसलिंग नहीं करेंगे, बिल्कुल अपने प्लान नहीं करेंगे, सही तरीके से प्लानिंग नहीं करेंगे, तो यकीनी तौर पे फिर आपके कैरियर पे भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा ना। वो एक हादसाती किस्म का कैरियर होगा, अनप्लैंड होगा, अनऑर्गेनाइज्ड होगा, आपने सही तरीके से उसको वर्कआउट नहीं किया होगा, तो फिर उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स भी आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं सर एक और क्वेश्चन यहाँ पर अहमद हसन का है, वो भी साथ में ऐड कर दूं। सर ये बताइएगा प्लीज कि स्कोप किसी एक फील्ड में होता है या इंसान के अंदर खुद में होता है? मैंने ऐसे भी काफी फील्ड लोग देखे हैं जिन्होंने नामी गिरामी फील्ड का इंतखाब किया लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं मिलती। हाँ, ये सवाल अहमद हसन का बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाज औकात हमें ऐसा लगता है कि हम इस स्कोप में जाएंगे, सर आप मुझे यहाँ सुन से अपनी सकते हैं? चीजों को वर्कआउट कर सकेंगे। लेकिन हमने ये देखा जी है कि बाज औकात लोग जो है एक प्रोसेस के तहत चीजों को निकालते हैं और उस प्रोसेस में से अपने आप को वर्कआउट करते हैं और वहीं से एक नई स्पेस तलाश करके अपने आप को कैरियर की तरफ लेके जाते हैं। तो दोनों ऑप्शन इख्तियार कर सकते हैं, कोई बिल्कुल मुजाहिदा नहीं है। लेकिन बात बुनियादी जिसको आपको समझनी है वो ये कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको कुछ प्लान करना है और ठोस प्लान करना है, जिसमें आपका शॉर्ट टर्म गोल, आपका मिड टर्म गोल और आपका लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट प्लानिंग, मिड टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जब आप इसको प्लान करेंगे तो फिर आप ज्यादा बेहतर तरीके से अचीव कर सकते हैं। लेकिन एक्सीडेंटल बेसिस पे जब आप किसी शोबे में जाएंगे ना, तो आप वहां पे चले तो गए हैं लेकिन फिर उसमें कुछ परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। अच्छा, ये अभी किसी ने एक सवाल पूछा है कि हाउ टू स्टॉप भाभी एंड मामा फाइटिंग एवरी टाइम। मेरा ख्याल है कि ये भी एक तो सवाल जो हमारे घर के कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर होते हैं ना, ये हैं। अभी जी जी एवरी टाइम उन्होंने काफी आउट ऑफ द वे जाकर जी क्वेश्चन पूछ जी, वो लिया मैंने आपसे। इसलिए कहा कि ये सवाल आते हैं, लेकिन इसको अब हम किसी वक्त अगर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के ऊपर बात करें ना, तो फिर मैं इसके ऊपर कोई वर्कआउट कर सकूंगा। बिल्कुल अच्छा, एक सवाल यह बड़ा अच्छा मोहसिन राना ने पूछा था जी सर। कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमें कैरियर काउंसलर गाइड कर रहा है वो ठीक कर रहा है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, पहली बात आपको ये समझनी है कि जो भी कैरियर काउंसलर बात कर रहा है सर ना, मोहसिन राना का क्वेश्चन है कि जी जी, मैंने मोहसिन राना का सवाल सुन लिया इकरा, और वो कहना चाह रहे हैं कि क्या ये सही तरीके से बिल्कुल गाइडेंस करने की बात की है। मैं कह रहा हूं, पहली बात ये समझ लें कि जरूरी नहीं कि कैरियर काउंसलर की हर बात दुरुस्त हो, आप उसको मनोवन सच ना समझें। अगर मैं किसी को कुछ चीज सजेस्ट कर रहा हूं, सवाल यह है कि आपको वो कितनी एक्सेप्टेंस उसके अंदर आ रही है। अगर आपके जी अंदर जी उसकी, सर आप कंटिन्यू करें। जी 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 इकरा, हेलो, तो मैं ये कह रहा था कि अगर उसकी एक्सेप्टेंस आपको आती है, अगर आपको उसकी एक्सेप्टेंस आती है, कैरियर काउंसलर की बात समझ आती है, तो फिर आप आगे चलें। लेकिन अगर आपको कैरियर काउंसलर की बात समझ नहीं आ रही तो वहां स्टे करें और पहले जी अपनी सर बात। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं इंटरनेट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट बार बार हो रहा है, इसकी वजह से मेरे ख्याल से आवाज में ब्रेकेज आ जाती नहीं, है। अब आ रही है आपकी आवाज, अब आपकी आवाज आ रही है, अब आपकी आवाज आ रही है, आपको आवाज आ रही है मेरी इकरा? जी
क्या सर आपकी आवाज क्लियरली आ रही है? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैंने आपका सवाल सुन लिया है और मैं ये कह रहा था कि मोहसिन ने जो सवाल किया है ना, उसमें जरूरी नहीं कि कैरियर काउंसलर की हर बात दुरुस्त हो। सिर्फ आपने ये देखना है कि जो कैरियर काउंसलर सजेस्ट कर रहा है वो मुझे किस हद तक अपील कर रहा है, मुझे किस हद तक उसकी एक्सेप्टेंस हो रही है, तो फिर आगे लेके चलें। जब तक नहीं होगी तो आप उसकी बात पे ज्यादा तवज्जो ना दें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, मजीद एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। जी अस्सलाम जी सर, जी आपको मेरी जी आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। इंटरनेट कनेक्शन जी, डिस्कनेक्शन की वजह से मैं डिस्कनेक्ट बार-बार हो रही थी। मेरे इंटरनेट कनेक्शन नहीं में कोई मसला थोड़ा-सा नहीं। वो बैकेट पे ना थोड़ा इशू आ रहा था। तो सर आपने जितने भी क्वेश्चंस का वो जवाब दिया वो मैं साथ-साथ सुन रही थी, लेकिन मुझे आवाज़ में थोड़ा-सा ब्रेकेज आ रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद है आपने सब सवालों का बहुत अच्छे जी से जी जवाब दिया है। सर इस सेशन को वाइंड अप करने की तरफ चलती हूँ और मैं आपसे एक आखिरी चीज़ जो मैं अपने हर गेस्ट से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमेशा फाइनल वर्ड्स, कोई फाइनल ऐसा मैसेज जो कि एक गोल्डन मैसेज हो, मेरी ऑडियंस को देना चाहें, उनको लाज़मी एक फाइनल मैसेज ऐड कर दें। देखिए, मेरा फाइनल मैसेज ये है कि हर हमारे नौजवानों को, लड़कों को और लड़कियों को, खास दोनों को एक बात सीखनी है कि कैरियर काउंसलिंग में अपना कैरियर बनाना और अपना लाइफ प्लान करना, ये ये ख्वाहिश करना एक और चीज होती है, लेकिन उस ख्वाहिश को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। आप एक ऑटोमेटिक तरीके से बटन दबा के, सॉफ्टवेयर में जाके कोई बटन दबा के फौरी तौर पे नतीजा हासिल नहीं कर सकते। आपको इसके लिए एक लंबी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, एक लंबा स्टे करना पड़ता है, अपनी कंटिन्यूएशन को मेंटेन करना पड़ता है। एक तसलसल के साथ जब चीज़ों को लेकर आगे चलते रहें और साथ साथ अपने आप को इवेल्युएट करते रहें तो आप नतीजा हासिल कर लेंगे। अगर आप जल्दी के अंदर कुछ करने की कोशिश करेंगे ना, तो ज़रूरी नहीं कि आपको फौरी तौर पे नताइज मिल सकें, क्योंकि लॉटरी कोई नहीं होती। लॉटरी के जिसकी निकल आए उसकी अपनी ठीक है, लेकिन बिल्कुल। लॉटरी के साथ साथ आपको एक अपना शौक, अपने जुनून, अपना स्ट्रगल, अपना पैशन जो है ना वो शो करना चाहिए। और जितनी मुस्तकिल मिजाजी और जितनी एज फाइटर आप ये तय कर लें कि आई कैन डू दैट, मैं ये कर सकता हूं और ये मैं कर सकती हूं, तो आप ये कर लेंगे। लेकिन अगर आप फौरी तौर पर हिम्मत हार जाएंगे, फौरी नतीजा ना आने पर आपको फेलियर का एहसास होगा, आप खामोश होकर बैठ जाएंगे, वापस विदड्रॉ कर लेंगे, तो फिर शायद आप इसमें ज्यादा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो आपका मैसेज ये है कि आपने स्ट्रगल करनी है विद क्लियर डायरेक्शन और विद क्लियर प्लानिंग। ये दो चीजें अगर आपकी ठीक हो तो आप इसमें बेहतर तरीके से अपने आप को मनवा सकेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने फाइनल वर्ड्स भी ऐड किए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये जो सेशन है हमारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, उन्हें इससे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, वो कैरियर काउंसलिंग को बेहतर तरीके से अब समझ सके होंगे। तो अगर आप लोग को इस सेशन में, तो सर सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा कर दूँ कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से अपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारी ऑडियंस को आपका इतने भी अच्छे बहुत बहुत मैसेज शुक्रिया दिए। इतना, आपका भी तो बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं जी, जी सर। तो अगर आप लोगों ने सेशन से कुछ भी सीखा है तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप इस सेशन को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि वो भी कुछ सीख सकें। तो इंशाल्लाह नए लाइव सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आज के लिए इल्मी सिटी से इतना ही। अपनी मेज़बान इक़रा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।